दोस्तों, अगर आप एक किराए के घर में रहते हैं, रेंट चुकाते हैं, किराया चुकाते हैं, तो उस केस में उस किराए चुकाने पर भी आप टैक्स डिडक्शन ले सकते हैं इनकम टैक्स के अंदर। अगर आप एक सैलरीड पर्सन है, बिजनेस पर्सन है, सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है, दोस्तों इनकम टैक्स में आपको फुल्ली या पार्शियल आपको टैक्स अलाउंस दिया जाएगा। अगर हम बात करें सैलरीड पर्सन की, तो आप एचआरए के थ्रू, सेक्शन 13A के थ्रू, 1013A के थ्रू आप टैक्स डिडक्शन अलाउंस का ले सकते हैं। पर अगर आप सैलरीड पर्सन नहीं है, यानी एक सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है, आप एक बिजनेस पर्सन है, तो उस केस में अगर आप हाउस रेंट देते हैं तो आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं सेक्शन 80G के अंदर। हाँ दोस्तों, जो भी रेंट पेड करता है, रेंट एकोमोडेशन लेता है, खुद का घर नहीं है, जॉब करने के लिए एक शहर से दूसरे शहर अगर आप जाते हैं, रेंट पर लेते हैं, या फिर अगर आप जॉब नहीं करते पर अगर आपका कोई बिजनेस है, आप कोई सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है, उस केस में भी अगर आप दूसरे सिटी के अंदर जाते हैं, जिस जगह पर आप जाते हैं वहां पर आप रेंट पर अगर रहते हैं और रेंट अगर भाड़ा आप चुकाते हैं, तो उस केस में भी आप इनकम टैक्स के अंदर डिडक्शन ले सकते हैं, अलाउ किया जाएगा। जिसके लिए आज के इस वीडियो के अंदर हम जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो है HRA, हाउस रेंट अलाउंस क्या है, जिसके साथ हम बात करेंगे उसके एग्जाम्पल की, और सेक्शन 80G के अंदर किन लोगों को डिडक्शन दिया जाएगा। यानी सैलरीड पर्सन के अलावा अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है, बिजनेस पर्सन है, तो सेक्शन 80G के तहत आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। उसके क्या हो गया एग्जाम्पल, वो भी हम इसके अंदर कवर करेंगे। क्या आप हाउस रेंट के साथ अगर किसी घर का आप जो है लोन की EMI के साथ साथ आप जो ब्याज अगर चुकाते हैं, तो क्या उस ब्याज का भी बेनिफिट आपको मिलेगा? क्या आपको हाउस रेंट या ब्याज दोनों का ही बेनिफिट मिलेगा? अगर आपको HRA नहीं मिल रहा है, एम्प्लॉयर के थ्रू HRA नहीं मिल रहा है, लेकिन आप हाउस रेंट पे कर रहे हैं, तो क्या तभी भी आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं? और हमारा जो अगला पॉइंट होगा जिसके अंदर अगर हमारे पेरेंट्स का घर है, अगर हमारे मदर फादर का घर है जिसके लिए हम रेंट पे करते हैं, तो उस केस में भी क्या HRA अलाउ किया जाएगा? ये सभी पॉइंट्स जो टॉपिक है आज के इस वीडियो के अंदर हम कवर करने जा रहे हैं। हाउस रेंट अलाउंस के बारे में क्या डिडक्शन है, क्या एग्जम्पशन दिया जाता है इनकम टैक्स एक्ट के अंदर, जिसके बारे में पूरा डिटेल डिस्कस करने जा रहे हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चैनल बनाए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिए, ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियो रेगुलरली मिलते रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को बिना देरी करते हुए। दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को, बात करते हैं हाउस रेंट अलाउंस के बारे में। अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉय है, आपका जो एम्प्लॉयर है आपको स्पेशल अलाउंस अगर ग्रांट कर रहा है, यानी जहां पर आप रह रहे हैं उसका रेंट अगर आप पे कर रहे हैं, रेंटल एकोमोडेशन आप लेते हैं, और आपका एम्प्लॉयर जो है वो HRA आपको देता है, हाउस रेंट अलाउंस स्पेशल अलाउंस अगर आपको देता है, जो आपके लिए पार्शियली या फुल्ली टैक्स डिडक्टेबल होता है। डिपेंड करता है कि आपको पार्शियल इसका एग्जम्पशन मिलेगा या फुल टैक्सेबल आपके लिए होगा। ये कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि क्या आपकी सैलरी है, कितना आप रेंट जो वो पे कर रहे हैं, क्या HRA आप रिसीव कर रहे हैं अपने एम्प्लॉयर से, और कौन सी जगह पर आप रह रहे हैं, आप नॉन मेट्रो सिटी में रह रहे हैं या मेट्रो सिटी पे रह रहे हैं। डिपेंड करता है कि आपका फुल्ली एग्जम्प्ट होगा या पार्शियली एग्जम्प्ट होगा HRA। अगर आप न्यू टैक्स रिजिम में ऑप्ट करते हैं तो उस केस में HRA का बेनिफिट आप नहीं ले पाएंगे। अगर आप ओल्ड टैक्स रिजिम में सैलरीड एम्प्लॉय है तो आप HRA का बेनिफिट ले सकते हैं। दोस्तों इसका कैलकुलेशन देख लेते हैं। तो HRA का आपका कैलकुलेशन क्या होगा, डिपेंड करता है 3 कंडीशन पे। तो जो भी लीस्ट ऑफ द कंडीशन होगी, जो भी लोअर कंडीशन होगी, लोअर अमाउंट जो निकल के आएगा वो आपके लिए एग्जम्पशन दे दिया जाएगा, जो भी HRA आपने रिसीव किया है अपने एम्प्लॉयर से। तो हमारी जो सबसे पहली इसके अंदर जो कंडीशन है कि जो भी आपने एक्चुअल HRA जो रिसीव किया है अपने एम्प्लॉयर के साथ, वो आपको निकाल कर रखना है। सेकेंड जो हमारा इसके कैलकुलेशन निकल के आता है, जिसके अंदर आपने को जो भी आपने रेंट पे किया है लेस 10% ऑफ सैलरी आपको यहां पर करना रहेगा। दोस्तों सैलरी का इसका डेफिनेशन समझा देते हैं। सैलरी का मतलब यहां पर ये है कि आपकी जो बेसिक सैलरी है प्लस DNS अलाउंस जो भी आपको एम्प्लॉयमेंट के थ्रू मिल रहा है, और जो भी कमीशन आपको दिया जा रहा है फिक्स % ऑफ टर्नओवर, इन सभी तीनों का कैलकुलेशन एडअप करके आपको सैलरी जो है कैलकुलेट करनी रहेगी। जो थर्ड हमारा पॉइंट है वो है 50% ऑफ बेसिक सैलरी। जो भी आपकी जो सैलरी होगी, जो भी सैलरी का होगी, बेसिक सैलरी प्लस DA प्लस कमीशन % ऑफ फिक्स टर्नओवर, 50% आपका इसका कैलकुलेशन निकालना है। अगर आप मेट्रो सिटी में है, दिल्ली, चेन्नई, कलकत्ता, मुंबई, अगर इन सिटीज में है तो 50% आपको बेसिक सैलरी लेनी है। अगर आप नॉन मेट्रो सिटी से यानी अदर सिटीज में है तो उस केस में आपको 40% का कैलकुलेशन लेना है। इन तीनों कैलकुलेशन में से जो भी लीस्ट होगा उसका एग्जम्पशन आपको अलाउ किया जाएगा। तो आ जाते हैं अब अपने एग्जांपल पे। रमेश जो एक एम्प्लॉय है, जो अपने एम्प्लॉयर से कुछ बेसिक
बेसिक सैलरी, डीएनएस अलाउंस और एचआरए रिसीव कर रहा है। बेसिक सैलरी 30,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से रमेश जो है रिसीव कर रहा है। डीएनएस अलाउंस की बात करें तो 3,000 पर मंथ के हिसाब से रिसीव किया जा रहा है और कमीशन पूरे साल के अंदर 25,000 रुपये रिसीव किए हैं। दोस्तों जो एम्प्लॉयर है रमेश का, उन्होंने एचआरए भी दिया है रमेश को, जो है 12,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से। लेकिन रमेश जो है वो जयपुर में रहते हैं, जहां पर उनकी एम्प्लॉयमेंट है, जहां पर वो जॉब करते हैं और वहीं पर उन्होंने रेंटल एकोमोडेशन लेकर रखा है और 10,000 रुपये पर मंथ रेंट पे करते हैं। अब हम रमेश का देखते हैं कि एचआरए में कितना उन्हें एग्जम्पशन दिया जा रहा है। इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से सेक्शन 10(13)(a) के अंदर अगर हम एचआरए का कैलकुलेशन करते हैं तो क्या एग्जम्पशन निकल के आता है, क्या पूरा का पूरा जो 12,000 पर मंथ के हिसाब से दिया जा रहा है यानी सालाना 1,44,000 का एचआरए जो दिया जा रहा है, क्या रमेश के लिए ये एग्जम्प्ट होने वाला है? आइए देख लेते हैं। तो आ जाते हैं सबसे पहले अपना फर्स्ट पॉइंट पे, जो हमने आपको बताया था कि आपने जो भी एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड किया है उसको हमें कैलकुलेट करना है। तो 12,000 रुपये रमेश ने अपने एम्प्लॉयर से सालाना महीने के तौर पर 12,000 रुपये जो है रुपये रिसीव करे, यानी सालाना के तौर पर 1,44,000 का एक्चुअल एचआरए जो है रमेश ने रिसीव किया है। जो हमारा सेकंड पॉइंट था कि रेंट जो पे किया है रमेश ने, जो भी एम्प्लॉय रेंट पे करता है -10% ऑफ बेसिक सैलरी, यानी जो रेंट पे किया है 10,000 रुपये महीने का जयपुर के अंदर रेंट पे कर रहे, 12 महीने के अगर कैलकुलेट करें तो 1,20,000 का पूरे साल के अंदर रेंट पे किया है, जिसके अंदर हमें सैलरी का 10% पोर्शन कम करना है। लेकिन सैलरी कौन सी सर? सैलरी यहां पर बेसिक सैलरी प्लस डीएनएस अलाउंस, यहां पर कमीशन नहीं गिरेंगे बिकॉज वो टर्नओवर का पार्ट नहीं है, फिक्स परसेंट ऑफ टर्नओवर नहीं है। और अब यहां पर जो है फिक्स अमाउंट ही दिया गया है, तो कमीशन हम कैलकुलेट नहीं करने वाले हैं। तो बेसिक सैलरी 30,000 रुपये और डीएनएस अलाउंस 3,000 यानी 33,000 पर मंथ के हिसाब से, यानी 12 महीने की बात करें तो 3,96,000, जिसका 10% हमें निकालना है 39,600। ये 39,600 हमें माइनस करना होगा जो भी हमने रेंट पे किया पूरे साल के अंदर 1,20,000 रुपए, यानी कुल निकल कर यहां पर जो सेकंड पॉइंट है जिसके अंदर निकल के आता है 80,400 रुपए आपका निकल के लिमिट आती है। दोस्तों जो हमारा थर्ड पॉइंट था कि हमारा 50% और 40% आपको बेसिक सैलरी देखनी है, तो रमेश जो वो जयपुर से यानी नॉन मेट्रो सिटी से है, तो आपको 40% का कैलकुलेशन लेके चलना होगा। जो भी आपकी बेसिक सैलरी होगी और जो भी आपका डीए होगा, यानी 33,000 पर 40%, यानी 3,96,000 पर पूरे साल के अंदर जो 3,96,000 उसका 40% अगर करें तो 1,58,400 अमाउंट निकल के आती है। अब इन तीनों अमाउंट में से जो भी लीस्ट है यानी 80,400, जो सेकंड पॉइंट था वो सबसे ज्यादा लीस्ट है, यानी आपको 1,44,000 में से 80,400 जो है एग्जम्पशन दे दिया जाएगा। बाकी का जो अमाउंट जो बचेगा वो आपके लिए टैक्सेबल होगा। तो दोस्तों यहां पर जो रमेश को है फुल्ली एग्जम्पशन नहीं दिया जा रहा, बिकॉज हमने ऑलरेडी आपको बताया था जो भी फैक्टर्स है, सैलरी, जो भी रेंट है या फिर जो एचआरए जो मिल रहा है या जो प्लेस ऑफ रेसिडेंस, ये डिपेंड करता है कि आपको फुल्ली टैक्स से फुल्ली एग्जम्पशन दिया जाएगा या फिर पार्शियल एग्जम्पशन दिया जाएगा। तो इस केस के अंदर जो रमेश है उसे पार्शियल एचआरए का एग्जम्पशन दिया जा रहा है और बाकी का जो रिमेनिंग अमाउंट है वो टैक्सेबल हो जाएगी। दोस्तों आ जाते हैं अब अपने अगले पॉइंट पे। तो अगर आपको एचआरए रिसीव नहीं हो रहा है, आप एचआरए का एग्जम्पशन अगर नहीं ले रहे हैं, आप एक सैलरीड एम्प्लॉय है, आपने रेंट पे किया है, एकोमोडेशन लिया हुआ है, या एक आप सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है, बिजनेस पर्सन है, प्रोफेशन है, आप रेंट पे करते हैं, एचआरए का बेनिफिट आप नहीं लेते हैं, तो उस केस में भी आपको डिडक्शन एग्जम्पशन दिया जाएगा सेक्शन 80(g) के अंदर। सेक्शन 80(g) कहता है कि अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड है, बिजनेस पर्सन है, प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, तो आप अगर रेंट पे कर रहे हैं लेकिन आपको कोई भी एचआरए रिसीव नहीं हुआ है तो आपको डिडक्शन अलाउ किया जाएगा, लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशन आपको कंप्लाई करनी पड़ेगी। दोस्तों पहली कंडीशन यहां पर यह है कि जो भी एचआरए आपको कोई भी एचआरए जो है वो रिसीव नहीं करना है, एचआरए का एग्जम्पशन आपको क्लेम नहीं करना है। सेक्शन 10(13)(a) के मुताबिक आपको कोई एचआरए रिसीव नहीं होना चाहिए, तभी आप इसका जो एग्जम्पशन है, जो डिडक्शन है वो क्लेम कर पाएंगे। जो सेकंड कंडीशन है, जो भी एक्सपेंडिचर आप इनकर्ड कर रहे हैं, जो भी रेंट आप पे कर रहे हैं, चाहे फर्निश घर का कर रहे हैं या अनफर्निश घर का कर रहे हैं, वो आपकी 10% ऑफ टोटल इनकम से ज्यादा होना चाहिए। यानी जो भी आपने रेंट पे किया है वो आपकी टोटल इनकम जो होगी, टोटल इनकम जो निकल के आएगी, जिसके अंदर सभी डिडक्शन अलाउ किए जाएंगे, चैप्टर 6(a) के एक्सेप्ट 80(g) का सेक्शन। जो भी आपकी टोटल इनकम निकल के आएगी उसका 10% आपको निकालना है, उससे ज्यादा आपने जो है रेंट पे किया है तभी आपको एग्जम्पशन डिडक्शन अलाउ किया जाएगा। इसके अलावा जो भी रेसिडेंसी, जो एकोमोडेशन आप ले रहे हैं, रेंट आप पे कर रहे हैं, वहां पर आपकी खुद की ओन रेसिडेंसी होनी चाहिए। चाहे आप खुद हो, जो नेक्स्ट हमारी कंडीशन है, चाहे आप खुद सेल्फ के लिए हो, स्पाउस हो, अगर आपका माइनर चाइल्ड हो, या फिर आप किसी मेंबर एचयूएफ के अंदर मेंबर हैं, तो आप इन सभी का जो है खुद का एकोमोडेशन नहीं होना चाहिए। जिस जगह पर आप रह रहे हैं, जिस जगह पर आपकी इंप्लॉयमेंट
एनवायरमेंट है, ऑफिस है, काम कर रहे हैं, बिजनेस कैरी कर रहे हैं या प्रोफेशन कैरी कर रहे हैं, उस जगह पर आप इन सभी में का जो है एकोमोडेशन नहीं होना चाहिए, यानी घर नहीं होना चाहिए रेसिडेंसी के लिए। और अगर आपका कोई एकोमोडेशन है दूसरी जगह पर, दूसरे प्लेस पर, दूसरी सिटी के अंदर, तो उस केस में आपकी जो सिटी है, जो दूसरा घर है, उसके अंदर आपका रेसिडेंसी नहीं होनी चाहिए। वहां पर आप सेल्फ ऑक्यूपाइड अपने इनकम टैक्स रिटर्न में नहीं दिखा सकते, यानी जहां पर आप काम कर रहे हैं वहां पर आप जो है रेंटल के बेसिस पर ही यहां पर जो है रेंट पे करेंगे, तो आपका रेंटल एकोमोडेशन दिखाना होगा, आप खुद का घर वहां पर नहीं दिखा सकते। दोस्तों इसके बाद हमारा जो अगला पॉइंट है वो है आपको डिक्लेरेशन देना है। जो भी डिक्लेरेशन है, जो भी आपने रेंट पे किया, कोई अदर डिटेल है, वो भी आपको देनी है विद इनकम टैक्स रिटर्न के साथ। अब बात करते हैं यहां पर कितना डिडक्शन आपको अलाउ किया जाएगा जो भी आपने रेंट पे किया है सेक्शन 80GG के मुताबिक। तो मिनिमम यहां पर रखा हुआ है 5000 जो है पर मंथ के हिसाब से आपको दिया जाएगा। जो हमारा सेकंड पॉइंट है, जो भी रेंट आप पे कर रहे हैं लेस 10% ऑफ टोटल इनकम जो भी आपकी निकल के आएगी आफ्टर ऑल डिडक्शन चैप्टर 6A के एक्सेप्ट 80GG के बाद। जो भी आपकी टोटल इनकम आएगी जिसके अंदर 10% जो निकलेगा रेंट पेड के अंदर से, जितना भी आपने रेंट पे किया उसमें से 10% ऑफ टोटल इनकम जो है वो डिडक्ट कर लिया जाएगा। और जो थर्ड कैलकुलेशन होगा वो 25% ऑफ टोटल इनकम, वही टोटल इनकम जिसके अंदर सभी डिडक्शन जो एग्जम्पशन है वो एक्सक्लूड कर दिया जाएगा चैप्टर 6A के अंदर। तो ये तीनों जो कैलकुलेशन निकल के आएगा इसमें से जो लीस्ट होगा, जो लोअर होगा, वो आपको डिडक्शन जो है वो अलाउ कर दिया जाएगा जो भी आपने रेंट पे किया। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं सेक्शन 80GG के अंदर कितना डिडक्शन आप क्लेम कर पाएंगे। तो मिस्टर राकेश एक बिजनेस पर्सन है, पूरे साल के अंदर मिस्टर राकेश ने 4,60,000 की टोटल इनकम उन्होंने कमाई है, जो बिफोर द डिडक्शन यानी 80GG के डिडक्शन से पहले की उनकी इनकम है। अब मिस्टर राकेश जो है 12,000 रुपए पर मंथ जो है रेंट पे कर रहे हैं, एक बड़ी सिटी में रहते हैं, मुंबई जैसी सिटी में। तो कितना मिस्टर राकेश को 80GG के अंदर क्या कोई डिडक्शन अलाउ किया जाएगा? दोस्तों कैलकुलेशन देख लेते हैं। हमने बताया था कि जो बिजनेस पर्सन है वो डिडक्शन ले सकते हैं अगर उन्होंने कोई भी HRA नहीं लिया और रेंट अगर वो पे कर रहे हैं। तो सबसे पहला हमारा जो पॉइंट है वो है 5,000 पर मंथ यानी 60,000 तक का डिडक्शन उन्हें मिल सकता है। हमारा सेकंड पॉइंट है जिसके अंदर रेंट जो पे किया है मिस्टर राकेश ने लेस 10% ऑफ टोटल इनकम बिफोर सेक्शन 80GG का जो डिडक्शन दिया गया है, यानी रेंट जो पे किया है 12,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से, यानी पूरे साल के अंदर उन्होंने 1,44,000 का रेंट पे किया है और जो उनकी टोटल इनकम है 4,60,000 जिसके अंदर से 10% अगर निकालते हैं तो 46,000, यानी 1,44,000 से माइनस 46,000 अगर करते हैं तो 98,000 का कैलकुलेशन निकल के आता है सेकंड पॉइंट के अंदर। हमारा थर्ड पॉइंट है जिसके अंदर 25% ऑफ आपकी जो टोटल इनकम निकल के आती है, यानी 4,60,000 का आपको जो 25% यानी 1,15,000 निकल के हमारा थर्ड कैलकुलेशन में आता है। तो पहले जो फर्स्ट पॉइंट था जिसके अंदर 60,000 निकल के आया था, सेकंड पॉइंट के अंदर 98,000 और जो तीसरा पॉइंट था 1,15,000, इसमें से जो लिस्ट है यानी 60,000 का आपको डिडक्शन सेक्शन 80GG के अंदर मिल जाएगा। तो दोस्तों जो राकेश है एक बिजनेस पर्सन होने के बावजूद, जो अगर सैलरीड पर्सन नहीं है, रेंट रिसीव नहीं कर रहे, रेंट तो पे कर रहे हैं लेकिन HRA रिसीव अगर नहीं कर रहे हैं तो भी वो 60,000 तक का यहां पर डिडक्शन जो क्लेम कर पा रहे हैं। तो आ जाते हैं अब अपने अगले पॉइंट पे। तो HRA जो भी आप रिसीव कर रहे हैं या जो भी आपका घर है जिस पर आप लोन की EMI इंटरेस्ट का ब्याज आप चुका रहे हैं, क्या ये दोनों का ही एग्जम्पशन आप इनकम टैक्स एक्ट के अंदर ले सकते हैं? एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मिस्टर ए है जो मुंबई सिटी से ट्रांसफर होकर दिल्ली जैसी बड़ी सिटी के अंदर आए हैं अपनी जॉब के लिए, जहां पर दिल्ली में उनका कोई भी घर नहीं है, एक रेंटल एकोमोडेशन वो लेकर रखे हुए हैं जहां पर वो रेंट पे करते हैं और जो उनका एम्प्लॉयर है, जो कंपनी है, वो उन्हें HRA अलाउंस देती है, यानी HRA का एग्जम्पशन वो ले लेते हैं अपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते वक्त सेक्शन 1013A के अंदर। लेकिन जो मुंबई जहां पर वो पहले रहते थे उनका खुद का घर था, लेकिन वो जो घर था वो लोन पर उन्होंने लिया था जिसकी EMI यानी इंटरेस्ट का ब्याज भी वो चुकाते हैं। तो HRA तो उन्होंने क्लेम कर लिया, क्या वो ब्याज जो चुका रहे हैं, इंटरेस्ट जो चुका रहे हैं घर के लिए, क्या उसका भी एग्जम्पशन उन्हें मिलेगा? टैक्स के अंदर सेक्शन 24B के तहत आप जो है इंटरेस्ट का भी छूट आपको मिल जाएगी, यानी जो HRA है उसका भी आप एग्जम्पशन ले सकते हैं जो दिल्ली के अंदर आपने रेंटल एकोमोडेशन लिया हुआ है, और जो मुंबई के अंदर आपका घर है जो लोन पर आपने लिया है जिसका ब्याज आप चुका रहे हैं उसका भी एग्जम्पशन और डिडक्शन आपको मिल जाएगा।